हिंदी की खूबसूरत कहानियों के संकलन से आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी दुविधा के बादल। तो शुरू करते हैं कहानी दुविधा के बादल। करण ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो रानी, भैया भाभी पहली बार घर आ रहे हैं, उनकी आवभगत जरा अच्छी तरह करना। रानी ने भ्रकुटी कुछ टेढ़ी करके कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं आने जाने वालों का स्वागत अच्छी तरह नहीं करती? अरे यार, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता। उनके आने की बात सुनकर ज़रा एक्साइटेड हो गया हूँ, या सच कहूँ तो थोड़ा टेंशन हो रहा है। बस उसी धुन में तुमसे ये कह दिया। असल में तुम्हें तो मालूम है भैया बहुत पैसे वाले हैं। वैसे पैसा तो बहुतों के पास होता है, पर सब में पैसे की बू नहीं होती। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, पर भैया से ज़्यादा घमंड भाभी और उनके बच्चों को है। उनकी बात पैसों से शुरू होकर पैसे पर ही ख़त्म होती है। उनके यहाँ आने जाने वालों का स्वागत भी आने वाले की हैसियत के हिसाब से होता है। हमारे बच्चे तो वहाँ जाना ही नहीं चाहते। वैसे वे नए मकान में शिफ्ट होने के बाद आते तो ज़्यादा अच्छा होता। हाँ, अपना सोफ़ा कितना बेकार हो गया है। डाइनिंग टेबल भी यही सोचकर नहीं ली कि अब अपने नए घर में ही जाकर लेंगे। चलो छोड़ो अब ये सब बातें। आ रहे हैं तो अपना नया घर तो ज़रूर देखना चाहेंगे ही। अब जैसा है दिखा लाना। उनका घर तो बहुत बड़ा है। और घर क्या है, कोठी है भाई। उसकी डेकोरेशन में भी बहुत पैसा खर्च किया है। जब हम उनके गृह प्रवेश में गए थे तो हर कमरे का परिचय देते हुए भाभी हर चीज़ की कीमत भी बताती जा रही थी। हाँ, रसोई भी कितनी बड़ी है। उसमें लगी चिमनी की कीमत ही करीब 80,000 की बता रहे थे। चलो छोड़ो ये सब बातें। उन्हें ठहराएंगे किस रूम में? उनकी तरह लॉबी में बिस्तर डालकर ज़मीन में तो नहीं सुलाएंगे। रानी, अपन उनके गृह प्रवेश में गए थे। इतने सब मेहमानों को कमरे में पलंगों पर तो कोई भी नहीं सुला सकता। उस बात को मन से नहीं लगाना चाहिए। मैं तब की बात कर भी नहीं रही हूँ। 5-6 साल पहले जब मैं सुमन दीदी के पास गई थी तो लौटने में हमारी डायरेक्ट ट्रेन वहीं से तो थी। ट्रेन सुबह की थी, इसलिए एक रात उनके पास रुकना पड़ा था। मिन्नी मेरे साथ थी। उसके बाद से तो मिन्नी वहाँ जाने से साफ मना कर देती है। मुझे याद नहीं ऐसा क्या हुआ था वहाँ। रात को भाई साहब, भाभी जी और बच्चे सब अपने कमरे में एसी रूम में बंद करके सो गए और हम दोनों के लिए वहीं लिविंग रूम में गद्दा डाल दिया था। उस रात मिन्नी बहुत रोई थी और बोली थी, मम्मी अब आगे से मुझे यहाँ आने को कभी मत कहना। भाभी जी या उनके 1-2 बच्चे भी हमारे साथ सो गए होते तो उतना बुरा नहीं लगता, पर ये बातें कॉमन सेंस और संस्कारों की होती हैं। भैया तो पहले ऐसे नहीं थे। अब हमारे पास तो 2 ही कमरे हैं। हमारा कमरा बड़ा है। तुम और भाई साहब पलंग पर सो जाना, मैं और भाभी नीचे गद्दे डालकर सो जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। भाई साहब से भी पूछेंगे कि उन्होंने भी अपना घर वास्तु के हिसाब से बनवाया था क्या। मैं समझता हूँ भैया भी हमारी तरह इन फालतू बातों में विश्वास नहीं करते होंगे। आजकल तो जाने लोगों को क्या हो गया है, किराए का मकान लेते समय भी वास्तु के बारे में पूछते हैं। वास्तुशास्त्र पहले तो सुनने में नहीं आता था, इधर तो ये एक बीमारी की तरह फैल रहा है। रानी, वास्तुशास्त्र पहले भी था। मकान बनाते समय कुछ बातों का ध्यान तब भी रखा जाता था, जैसे घर में सूरज की रोशनी अच्छी आए, घर हवादार व खुला खुला हो। पर अब तो अति होती जा रही है। असल में अब यह एक फलता फूलता व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। मज़े की बात तो यह है कि हर एक का अपना अपना वास्तुशास्त्र है। अभी कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ रही थी कि मुख्यमंत्री का ऑफिस वास्तु के हिसाब से ठीक कराने में लाखों रुपए लग गए। कुछ दिन बाद नया मुख्यमंत्री आया। उसने वो सब तुड़वाकर अपने वास्तुशास्त्री के हिसाब से ठीक कराने में फिर लाखों रुपए लगा दिए। इस सब के बाद भी समय पूरा होने से पहले कुर्सी छोड़नी पड़ी। जनता का पैसा है, उनकी जेब से क्या जाता है। पर अफसोस तो तब होता है जब आम आदमी भी इन बातों में फंसकर बर्बाद होने को तैयार है। मैंने मकान बनवाते समय अलग से किसी वास्तुशास्त्री की सलाह इसीलिए नहीं ली थी कि फिर उनकी बात ना मानो तो मन में वहम हो जाता है। पर इन शुभ चिंतकों का क्या करूं? एक एक दोष निकाल कर मन में वहम पैदा करने लगे हैं। ऐसे उसे उदाहरण देते हैं जैसे घर का मालिक मर गया, लड़की भाग गई कि विश्वास हिलने लगता है। रानी, सबसे अच्छा तरीका है गृह प्रवेश से पहले किसी को अब घर ही मत दिखाओ। उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो अभी नहीं तो बाद में अपनी राय देंगे।
उस दिन गुप्ता जी किसी वास्तुशास्त्री के विषय में बता रहे थे और कह रहे थे गृह प्रवेश के पहले मकान का नक्शा दिखाकर उनसे एक बार राय जरूर ले लो, वो बर्बादी नहीं होने देंगे और सही राय देंगे। परिवर्तन कराना न कराना तो अपने हाथ में है। मेरी भी इच्छा है कि तुम एक बार उनके पास चले जाओ। अच्छा, सोचूंगा। कल भाई साहब भी आ रहे हैं, देखें वो क्या कहते हैं। खाना खाते हुए करण ने भाई साहब से पूछा, आप वास्तुशास्त्र में विश्वास करते हैं? करता तो नहीं था, पर तुम्हारी भाभी की इच्छा थी तो सोचा जहाँ इतना खर्च हो रहा है वहाँ 1,50,000 और सही। भविष्य में परिवार में कुछ उल्टा सीधा घटा तो कम से कम मुझे तो ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। भाभी ने कहा, करण, मकान जिंदगी में एक ही बार बनता है, वास्तु के हिसाब से बनवाना चाहिए। हमने तो पूरी तरह वास्तु के हिसाब से बनवाया है। वास्तु विशेषज्ञ ने 50,000 लिए थे, हमने तो इंटीरियर वाला भी हायर किया था। लेकिन भाभी, भैया को हार्ट अटैक तो इस नए घर में आने के बाद ही आया था ना? हाँ, अटैक तो नए मकान में ही आया था, पर बच गए। इसीलिए तो मैं तो इसे शुभ संकेत मानती हूँ। क्या तुमने भी वास्तु के हिसाब से बनवाया है? हमारे पास इतने साधन कहाँ हैं भाभी। बैंक लोन लेकर बस एक छोटा सा घर बना लिया है। जितना घर का किराया यहाँ देते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही किश्त चली जाया करेगी। वास्तु में हम दोनों को ही विश्वास नहीं है, पर मिलने जुलने वालों ने मन में शक पैदा कर दिया है। लेकिन विशेषज्ञ के पास जाते भी डर लगता है कि पता नहीं कितने का बिल और बन जाएगा। करण, मन में वहम आ गया है तो दिखा लो, पर आजकल मकान का नक्शा बनाने वालों को भी वास्तु का ज्ञान होता है। उसने ज़रूर इसका ध्यान रखा होगा। वैसे एक बात बताऊं, ये बड़े लोगों के चोचले हैं। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ भैया। पर रानी, सोचती तो मैं भी ऐसा ही हूँ भैया कि पंडितों वास्तु विशेषज्ञों के हिसाब से चलने पर यदि लोगों के जीवन में दुख गायब हो जाता तो सबसे ज़्यादा सुखी तो यही लोग होते। हमारे एक परिचित हैं, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। किराए का दूसरा मकान ढूंढते समय वो एक वास्तुशास्त्री साथ रखते थे। आखिर वास्तु विशेषज्ञ की मदद से उन्होंने एक मकान किराए पर ले लिया, पर तब भी हालत में सुधार नहीं आया तो उन्होंने किसी दूसरे विशेषज्ञ को बुलाया। उसने सलाह दी कि अपने घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा तालाब बनवाओ जिसमें हर समय पानी भरा रहना चाहिए, साथ ही उसमें सफ़ेद कमल के फूल भी लगाओ। भाई साहब ने चौंक कर पूछा, सचमुच का तालाब कैसे बन सकता है? हाँ भाई साहब, सचमुच का तो कैसे बनता। वहाँ पथरीली ज़मीन थी। पत्थर फोड़ने वाले को बुलाकर वहाँ एक बड़ा गड्ढा करा के उसमें पाइप से पानी भर दिया और उसे हर समय भरा ही रखते थे। पर 2 महीने बीत गए, हालात ज्यों के त्यों रहे। फिर किसी तीसरे को बुलाया, वो बोला, सबसे पहले तो ये तालाब बंद करिए। उस गड्ढे को फिर से मिट्टी से भरा गया। उसके बाद विशेषज्ञ ने रसोई और पानी के टैंक की जगह बदलने को कहा, पर मकान मालिक ने उसकी परमिशन नहीं दी। आखिर वो थक हार कर बैठ गए और फिर सारा ध्यान अपने बिजनेस पर लगाने लगे। अब वो खुश हैं। भाई साहब के कुछ बोलने से पहले करण ने कहा, रानी, जब तुम इतना जानती हो तो लोगों की बातों में क्यों आ रही हो? मेरी मानो तो जो तारीख हमने चुनी है उसी पर गृह प्रवेश कर लेते हैं। अभी समय है, फिर से सोच लो। भाई साहब को स्टेशन छोड़कर आने के बाद करण ने रानी से फिर पूछा, बोलो अब क्या इरादा है? कार्ड तो छपे रखे हैं, कहो तो बाहर के भेज दूँ? सुनो, 1-2 दिन और रुक जाओ। मैंने गुप्ता जी से वास्तु विशेषज्ञ का पता ले रखा है। एक बार नक्शे के साथ उनसे भी मिल लो। यदि मामूली सी फेरबदल करने को कहते हैं तो करा लेंगे, वरना छोड़ देंगे। चलो ठीक है। वैसे उनका थोड़ा सा परिवर्तन भी हमारे लिए बहुत होगा। अब और तोड़फोड़ कराने की ना तो मुझ में ताकत है और ना ही हैसियत। फिर भी कल उनसे मिलता हूँ। करण थोड़ा सा परेशान था और सोच रहा था, अब हम इतने मकानों में रहे पर कभी वास्तु के बारे में नहीं सोचा। बच्चे भी अच्छे हैं, मिन्नी अगले साल इंजीनियर हो जाएगी, अच्छी कंपनी में सिलेक्शन भी हो गया है। संजू इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में है, अब मकान भी अपना हो जाएगा। बैंकों में जोड़ने को नहीं है, पर गुजारा अच्छी तरह से हो रहा है। आदमी को जीवन में और क्या चाहिए, पर इतनी दुविधा में मैंने अपने को कभी नहीं पाया। करण ने फ़ोन पर वास्तुशास्त्री राजेश जी के सचिव से मिलने का समय लिया। पहुंचकर पहले फीस जमा कराई। कुछ देर के इंतज़ार के बाद मिलना हुआ। नक्शा देखकर वो बोले, अरे करण साहब, आप मकान पूरा होने के बाद आए हैं। पहले आए होते तो दोहरे खर्चे से बच जाते। अक्सर लोग यही तो गलती करते हैं, फिर हमें दोष देते हैं कि बहुत खर्च करा दिया। अच्छा राजेश जी, नक्शा देखकर ये तो बताइए कि दोष कहाँ कहाँ है। करण जी,
दोष एक जगह हो तो बताऊं? देखिए, पूर्व तथा उत्तर की अपेक्षा आपने दक्षिण में ज़्यादा जगह छोड़ रखी है, जो ठीक नहीं। पूर्व में स्थित रसोई घर को हटाकर यहाँ बाथरूम की जगह करना पड़ेगा। बोरवेल और ये पानी का टैंक भी यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कराना पड़ेगा। अरे राजेश जी, इसे सुनकर ही मुझे चक्कर आने लगे हैं। इतनी मेरी औकात नहीं। भगवान का नाम लेकर मैं तो ऐसे ही घर में रहने चला जाता हूँ। जैसा आप ठीक समझें, पर इतना तय है कि आप वहाँ सुख से नहीं रह पाएंगे। बाल बच्चेदार आदमी हैं, मुसीबतों को निमंत्रण क्यों देते हैं? अभी आपने जो दोष बताए हैं उसे सुधारने में कम से कम 1-1.5 लाख रुपए तो लग जाएंगे। हाँ, पहले से बना बनाया भाग तोड़ना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा। इतने में तो आपके लग ही जाएंगे। मैं तो पेंट तक करा चुका हूँ। 15 दिन बाद गृह प्रवेश है, कार्ड भी छप चुके हैं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि ठीक कराने के बाद ही आप उसमें जाएं। ठीक है राजेश जी, मैं पत्नी से सलाह करके और फिर पैसे का इंतज़ाम करके आपसे मिलूंगा। लौटकर घर की कॉल बेल बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रानी दरवाजे पर ही खड़ी थी। क्या कहा? वही जो ये लोग कहते हैं कि बिना ठीक कराए इसमें रहने मत जाइए, वरना मुसीबतें आपको घेर लेंगी। लेकिन वास्तु के हिसाब से उसे ठीक कराने बैठा तो जाने से पहले ही मुसीबतों में घिर जाऊंगा। वो कैसे? उसे ठीक कराने के लिए 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? हर महीने घर की किश्त भरनी है, दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। अब और पैसे के लिए तो कहीं से ब्याज पर फिर कर्जा लेना पड़ेगा। चलो, इस विषय में बाद में सोचेंगे। थक गए होगे, खाना खाकर आराम करो। 2-3 दिन बाद सुबह सुबह रानी ने करण को सोते से जगाया। सुनो, आप जिन वास्तु विशेषज्ञ के पास गए थे उनका नाम राजेश ही है ना? हाँ, पर तुम मुझे नींद से जगाकर ये सब क्यों पूछ रही हो? अरे बड़ा बुरा हुआ उनके साथ। अखबार में न्यूज़ है कि प्रसिद्ध वास्तु शास्त्री राजेश जी के बेटे की दुर्घटना में मौत हो गई। रात को दोस्तों के साथ बर्थडे मनाकर घर लौट रहा था, पीछे से लॉरी ने टक्कर मार दी। उनके पुत्र की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उसके दोस्त की हालत गंभीर है। करण एकदम से उठकर बैठ गया। हे भगवान, ये तो बड़ा दुखद समाचार है। भगवान ऐसा दुख किसी को न दे। पर उनका घर तो निश्चय ही पूरी तरह से वास्तु के आधार पर बना होगा। उनके साथ यह अनहोनी कैसे हो गई? हाँ, बात तो सोचने लायक है। रानी, मेरे मन पर घिरे दुविधा के बादल अब छट गए हैं। अपने हिस्से के दुख सुख सबको सहने पड़ते हैं। इनसे ना कोई बचा है और ना कोई बचेगा। मैं आज बाहर के कार्ड पोस्ट कर देता हूँ। 5-6 दिन में लोकल कार्ड भी बांटने शुरू कर देंगे। अभी आप सुन रहे थे पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी हुई एक बेहद सुलझी हुई कहानी, दुविधा के बादल। आशा है बहुत लोगों के संशय को ये कहानी दूर करेगी। कल मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।